अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के लेक्चर्स हमारे पास चल रहे हैं। हमारे पास आज के लेक्चर का जो है 20th लेक्चर है हमारा। हम जो इनिशियली जो हम है अपना जो लास्ट लेक्चर है उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ कवर की थी। तो हम अगर अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करें, आप लोगों ने ज़रूर अटेंड किया होगा और एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी चीज़, और आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने ट्यूटर से डिस्कस भी किया होगा और इंटरनेट भी आपने यूज़ किया होगा और डिफरेंट वेबसाइट्स। क्या आप लोगों ने जो वेबसाइट्स बुक के अंदर मेंशन है वो आप लोगों ने विजिट की और आपने देखा कि वो वेबसाइट्स जो हैं एक्स्ट्रा मटेरियल इन्हीं सेम टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रोवाइड करता है, वो आप लोग लिंक्स ज़रूर विजिट करें, वो बहुत काम के लिंक हैं। आई होप कि मतलब कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं और जॉबियंस नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ कवर करना मुश्किल हो जाता है तो एक्स्ट्रा कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह लगे रहें, थोड़ा थोड़ा टॉपिक साथ साथ करते रहें। आपका टॉपिक जो है वो कोर्स भी आपका कवर हो रहा है साथ साथ। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एज सून एज पॉसिबल जो है आपको जो है स्ट्रेटजी और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक लेकर जाएं। अभी तक हम जो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ हमने स्टार्ट करना है, फिर हमने जो है आगे एवेल्युएशन फेज स्टार्ट करना है। लेट्स सी। चलें जी, हम अपना जो लास्ट लेक्चर है उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर में देखें तो हमने 4 चीज़ें जो है वो बहुत फोकस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स, कि हमारे पास इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और फर्म्स इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हैं। आपने मेरे इन तीनों सवालों के जवाब देने हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनल फैक्टर मैट्रिक्स जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स आपके पास क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास ये है कि जो इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स है वो कंपनी की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको जो है मेजर करती है, ठीक है, और कंपनीज जो हैं इसको यूज़ करती हैं अपनी इंटरनल जो है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, इंटरनली वो कितनी स्टेबल है। इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेस के ऊपर जो है वो देखती हैं अपनी इंटरनल जो है स्ट्रेंथ को, इंटरनल अपनी वीकनेसेस को, और इंटरनल स्टेबिलिटी चेक करती हैं कि हम इंटरनली कितना स्टेबल हैं कि हम जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट्स हैं उनको हम जो है एड्रेस कर सकें। तो इंटरनल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स में हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एग्जांपल स्टडी की थी। अगर आप थोड़ा सा याद हो तो हमने वॉलमार्ट की एग्जांपल ली थी और वॉलमार्ट की हमने जो है पहले हमने स्ट्रेंथ ली थी, ठीक है, हमने वीकनेसेस ली थी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो स्ट्रेंथ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो वीकनेसेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा होती हैं। मे बी आपके पास स्ट्रेंथ 50 हो 40 हो, तो जो वीकनेसेस है वो भी आपके पास चलो एक लंबी लिस्ट ना हो, कम से कम 10-20 तो होंगी, ठीक है, आपने वो लिस्ट बनाई। तो हम जो हैं वो जो स्ट्रेंथ हैं उनको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि ये हमारी मेजर स्ट्रेंथ है, ये हमारे पास मेजर वीकनेसेस हैं, ये हमारे पास जो है माइनर वीकनेसेस हैं। आप इसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, आपके पास वीकनेसेस हैं और एक लॉन्ग लिस्ट है, उस लॉन्ग लिस्ट में से आप किस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि हमारे पास ये मेजर स्ट्रेंथ है, ये हमारे पास मेजर वीकनेस है। इसका आंसर आप इस तरह से दीजिए कि जो मेजर स्ट्रेंथ है इसका मकसद ये होगा कि वो स्ट्रेंथ आपकी जो कि फर्म की जो प्रोडक्टिविटी है, फर्म की जो परफॉर्मेंस है, फर्म की फॉर एग्जाम्पल सेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन सेल को इंक्रीज करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो एक मेजर स्ट्रेंथ है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी आपके पास कि नेटवर्क कवरेज, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर ले रहे हैं तो नेटवर्क कवरेज आपके पास है कि अगर आपके पास नेटवर्क कवरेज ज़्यादा है तो आपके पास कस्टमर की जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो आपके पास आगे बढ़ेंगे। तो नेटवर्क कवरेज जो है वो एक प्लस पॉइंट है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट शेयर जो है उसको कैप्चर करने का। तो हमारे पास जो है क्या नेटवर्क शेयर जो है, नेटवर्क कवरेज जो है उसका ज़्यादा होना एक आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये नेटवर्क आपके पास कवरेज ज़्यादा हुई, आपके पास सेल्स बढ़ी, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास बढ़े, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास बढ़ेंगे, आपके कार्ड जो है वो ज़्यादा लोड होंगे, तो इसमें आपका जो रेवेन्यू है वो आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये एक मेजर स्ट्रेंथ है। तो आपने इस तरह से हर स्ट्रेंथ को जो है 1 बाय 1 जो है उसको आपने देखना है कि कौन सी स्ट्रेंथ जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। अगर एक स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी में, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है तो उसको जो है आप ज़्यादा वेटेज देंगे, उसको वेट भी आपने ज़्यादा देना है और उसकी रेटिंग है वो भी आपने हाई करनी है, ठीक है। सेम इज द वीकनेस, बट वीकनेस में केस थोड़ा सा रिवर्स होगा।
ठीक है, कि जो आपके पास वो वाली वीकनेस जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को लो करने में, ठीक है, कि ऑफ कोर्स वीकनेस आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी आपकी प्रोडक्टिविटी। वो वाली वीकनेसेस जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रही हैं, आप क्या करें कि आप उसको सबसे कम जो है वो वेटेज दें, और इसी तरह से वो वाली वीकनेस जो होगी उसकी आपने रेटिंग भी सबसे ज़्यादा कम रखनी है। जो हमने यहाँ बात की थी आपके पास कि जो आपके पास वीकनेसेस हैं उनको आपने जो रेट करना है वो आपने करना है 1 और 2 के साथ। जो आपके पास मेजर वीकनेसेस हैं, जो ज़्यादा बड़ी वीकनेसेस हैं, मेजर वीकनेसेस थी आपके पास जो है, ठीक है, उसको आपने रेट करना है 2, और जो आपके पास माइनर वीकनेसेस हैं उसको, सॉरी दिस वाज रॉन्ग, ओल्ड होगा आपके पास ये चीज़, ठीक है, आपके पास जो मेजर वीकनेसेस हैं उसको आपने 1 रेट करना है, और जो मेजर माइनर वीकनेसेस हैं उनको आपने 2 रेट करना है। मेजर को आप 1 करेंगे और जो माइनर हैं उनको आप 2 करेंगे। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम मेजर को 1 हम क्यों कर रहे हैं? मेजर वीकनेसेस है तो असल में जो IEF आपके पास है, इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स जो आपके पास IFE, ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्टेबिलिटी चेक करता है। अगर आप यहाँ पर वीकनेसेस को ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, ज़्यादा ग्रेडिंग देंगे, तो आपके पास वो जो नंबर एंड पे आएगा वो आपके पास शायद इतना ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, ठीक ना हो, इसलिए इस चीज़ को ज़रा सा मुनासिब नहीं होगा डिस्कस करना, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देखें कि हमारे पास आपने जो मेजर वीकनेसेस हैं उनको आप 1 स्कोर करें, और जो आपके पास माइनर वीकनेसेस हैं उसको आप 2 स्कोर करें। सेम इस केस विद द स्ट्रेंथ, जो आपके पास स्ट्रेंथ जो है मेजर स्ट्रेंथ है उनको आप 4 रेट करेंगे, और आपके पास जो माइनर स्ट्रेंथ है उनको आप जो है 3 रेट करेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रेटिंग इन केस ऑफ इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स। क्या इनमें कोई डिफरेंस है दोनों में, कि एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स में जो आपने बात की थी रेट करने की वो क्या था, और इंटरनल में क्या था? इनमें कोई फ़र्क है आपके ख्याल में कि नहीं है? आप में से कोई बताएगा बच्चा कि इनमें से कोई फ़र्क है या नहीं? आप आपस में क्लास फेलोज कम्युनिकेट करें और देखें कि इसमें कोई फ़र्क है या नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी आप लोगों को। आई होपफुली आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोगों ने प्रॉपर सुना होगा और आप लोगों ने उस चीज़ को जो है वो देखा भी होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर आप इस तरह से देखें कि जो आपके पास इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, सॉरी जो आपके पास इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो है आप जो स्ट्रेंथ है उनको आप सिर्फ 2 रेट दे सकते हैं, या तो 3 या तो 4। मेजर को आप 4 दे देंगे स्ट्रेंथ को, और जो माइनर स्ट्रेंथ है उसको आप 3 दे देंगे। बट इन केस ऑफ वीकनेसेस जो आपके पास है यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 स्केल्स आपके पास रेट करने के लिए। जो आपके पास मेजर वीकनेसेस है उनको आप 1 देंगे, जो माइनर वीकनेसेस उनको आप 2 देंगे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हमारे पास 1 to 4 थे। आप जो भी देना चाहें, 1 देना चाहें, 2 देना चाहें, 3 देना चाहें, 4 देना चाहें, आप ओपन थे, ठीक है। रेटिंग के अंदर आपको कोई भी इस तरह की डिफ्रेंसिएशन की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर आपके पास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और रेटिंग के अंदर आपको जो है वो चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, उनको आपको डिफरेंट वे से करना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने बात की थी एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स की। मैंने इसको कोशिश की मैं फुल आपको रिवाइज करूँ। फिर हमने कहा था कि नेचर ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्या होते हैं। फिर हमने जो चीज़ मेजर डिस्कस की थी इसके अंदर कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव हो वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव के जो ऑब्जेक्टिव होना कैसे, ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आप में से किसी बंदे को याद है? 3 मुझे चले आप लोग बता दें कि ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने एक ऑब्जेक्टिव लिखा, उस ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट हमने कहा था कि मेजरेबल ऑब्जेक्टिव आप जो भी बनाएंगे उसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक। सेकंड हमने कहा था रियलिस्टिक हो, ऐसा हो जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक आपके पास हो, ठीक है। देन हमने कहा था जी आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो चैलेंजिंग आपके पास हो, ठीक है। फिर टाइम बाउंड हो, टाइम का उसके साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव आपका कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है, क्या कर रहा है, किस तरह से होगा, आप स्पेसिफिकली आप करें। इसके साथ साथ फिर हमने कहा था कि अगर आप ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्लियरली लिखते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपके पास क्या है। उन बेनिफिट्स को हम थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो आपको पता चलेगा कि उन बेनिफिट्स के अंदर जो सबसे पहली बात थी वो हमारे पास था कि क्रिएट्स एनर्जी।
आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो सिनर्जी क्रिएट करता है आपके पास, ठीक है। सेकंड हमने कहा था कि आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिपार्टमेंट से उनको जो है वो मिनिमाइज करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपसे जो है वो कम से कम करता है, ठीक है। फिर आपके पास क्या एक रोड मैप देता है, डायरेक्शन देता है आपके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, क्लियर जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है। फिर आपके पास एक और चीज़ है कि आपके पास जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता, रिसोर्स आपको एलोकेट करने में आसानी होती है, स्पेशलाइज्ड बंदे, स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक जो लेबर है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको टास्क असाइन करना, ये आपके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके हैं। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया था कि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव वो हैं जो कि आपकी फर्म जो है टॉप मैनेजमेंट लेती है, ठीक है, जबकि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपके पास जो हैं उसमें आपके पास जो है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इन्वेस्ट कि आपके पास रेट ऑफ रिटर्न कैसे ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट आपने कैसे करना है, प्रॉफिट आपने कैसे ज़्यादा करना है, प्रॉफिट किस तरह ज़्यादा किया जा सकता है, सेल्स की आपके कैसे इंप्रूव आपके पास होगी, ये सारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपके पास थे। जबकि जो आपके पास स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव थे वो आपके पास ये था कि आपने जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उसको आपने बढ़ाना है। अब ये टॉप मैनेजमेंट ही इस डिसीजन को जो है वो ले सकती है आपके पास, ठीक है। फिर आप ये बात करते हैं कि आपने जो अपनी प्राइस है उसको आपने कम करना है। अब अगेन जो स्ट्रेटजी है जो इसके अंदर आपके पास स्ट्रेटजीज बनाएंगी वो आपके पास टॉप मैनेजमेंट बनाएंगी कि हम भाई प्राइस को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं उनको आपने मैनेज करना है। फिर हमने लास्ट में कहा था नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव। बड़ा मज़े का टॉपिक था ये वाला हमारे पास कि अगर आप क्योंकि पूरी की पूरी मज़ा के इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट थे वो एक तरफ कर दिए और यहाँ पर पूरे के पूरे ऐसी चीज़ आपने ला के रख दी जो कि आपके पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट से लिंक्ड ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ तो है, यहाँ पर हम देखेंगे इसको कैसे हमारे पास है। तो उसमें जो हमने 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने कहा था मैनेजिंग बाय क्राइसिस, कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो स्ट्रेटजिस्ट जो कि उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करता है वो मतलब कि स्किल्ड बंदा होगा, ठीक है। अब ये तो कोई बात ना हुई कि आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किए, विजन मिशन डिफाइन ही नहीं किया, स्ट्रेटजीज और गोल आपके हैं ही नहीं, बस स्ट्रेटजिस्ट प्रॉब्लम जब आएगा और क्राइसिस हमारे पास होते हैं। अच्छा, क्राइसिस को क्राइसिस को अगर देखें तो आपको चीज़ पता चलेगी कि कॉन्फ्लिक्ट की जो मेजर फेज है कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, जब ऐसा फेज है तब आप उसे कहते हैं क्राइसिस, कि आपने एक ऐसी सिचुएशन पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया कि जहाँ पे आपके पास क्राइसिस है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर आप अब आगे बात करेंगे मैनेजिंग बाय क्राइसिस, कि जो आपका प्रॉब्लम है इसको स्ट्रेटजिस्ट इस तरह सॉल्व करें, ठीक है, कि आपके पास प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। एक और जो हमने इसमें एक और बात देखी, हमने कहा मैनेजिंग बाय होप। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स अपने नहीं बना रहे तो फिर मैनेजमेंट बाय होप करें आप। अब मैनेजमेंट बाय होप आपके पास क्या चीज़ थी कि हमने कहा था कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनसर्टेनिटीज आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो आप एक दफ़ा ट्राई करें, एक मेथड से सॉल्व हो जाए तो ठीक, ना सॉल्व हो तो आप कोई और तरीका जो है वो अडॉप्ट करें, फिर फेल हो जाए तो एक और तरीका अडॉप्ट करें, बस सो ऑन आप ट्राई करते रहें, कोई ना कोई मेथड तो चल ही जाएगा। बस वहाँ तक चलने में जो आपके रिसोर्सेज आए होंगे, जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, जो एनर्जी वेस्ट हुई, जो ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हुई, ऑर्गेनाइजेशन की जो रेटिंग डिस्टर्ब हुई, जो शेयर होल्डर आपका जो है, जो आपके स्टॉक प्राइसेस थी वो कहाँ से कहाँ गिर गई, इसकी खैर है, बस आप बाय होप जो है मैनेज करते रहें। तो आपके पास कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। इस तरह हमने वैल्यू चेन के अंदर हमने बात की थी कि आप जो है वैल्यू क्रिएट करें, वैल्यू ऐड करें, और एक मेथड जो उसमें वैल्यू ऐड करने का बताया गया था कि आप क्या करें कि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको आप मैच करें किसके साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। हर चीज़ को काम करने का एक स्टैंडर्ड दिया गया है। तो क्या आपके जो वर्किंग कंडीशन है, जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो आपके इंटरनल प्रोसेसेस हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रही हैं, ठीक है। अगर आप उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खुद को जो है वो एडजस्ट करेंगे तो आपके पास काम करना जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। तो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्ड के साथ मैच करें, खुद को इनलाइन करें, अपनी एक्टिविटीज़ को इनलाइन करें उन स्टैंडर्ड के साथ, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप जो है अपनी जो पोजीशन है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं और अपना कॉम्पिटिटिव एज जो है उसको आप ले सकते हैं। हम जो आज के लेक्चर में बात करेंगे इसके अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास होगा बैलेंस स्कोर कार्ड, कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, किसने से डिस्कवर किया, किस तरह से ये जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करती हैं। फिर हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज़ के, हमारे पास स्ट्रेटजीज़ कितने लेवल होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल हमारे पास है, ड्रीम लेवल है, फंक्शनल है, इनके फ़ायदे क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फंक्शन स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है, हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हम इनको डिटेल के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ कि हमारे पास जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो हमारे पास क्या है, इसे डिस्कवर किसने किया। तो जो बैलेंस स्कोर कार्ड एक्चुअली डिस्कवर किया वो हमारे पास किया था रॉबर्ट कैफलन ने, ठीक है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर इसको बनाया गया, एंड डेविड नॉर्टन ने, ठीक है। ऐसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करती हैं, तो उस परफॉर्मेंस को जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया है, उस फ्रेमवर्क के लिए जो है इन्होंने जो है एक जो है वो प्रॉपर एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया और उसको नाम दिया इन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड का। जो बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर जो चीज़ ऐड की गई थी, और ऑफ कोर्स इससे पहले जो था आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस थी, डिफरेंट मेजर्स जो थी वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ कर रही थी, लेकिन उन तमाम मेजर्स के अंदर जो है वो जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स थी उनको जो है इग्नोर किया गया था। आपके पास तमाम जो भी मेजर्स थी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उसके अंदर आपने जो है तमाम फाइनेंशियल मेजर्स जो थी वो यूज़ की हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेशियोज आपके पास हैं, सेल्स आपके पास हैं, रेवेन्यूज हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये तमाम चीज़ें आप परफॉर्मेंस के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स थी उनको टोटली इग्नोर किया गया था। जबकि कैफलन ने और आपके पास नॉर्टन ने, इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क आपको दिया, और वो फ्रेमवर्क जो था वो आपके पास जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स थी उनको भी उसने इंटीग्रेट किया आपके प्रीवियस मॉडल के साथ, ठीक है। एंड दैट मॉडल कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उनको यूज करते हैं। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डॉक्टर कैफलन एंड नॉर्टन एज परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क दैट एडेड स्ट्रेटेजिक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स टू द ट्रेडिशनल financial matrix to give manager and executive a more balanced view of organization performance। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो हैं सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर जो है वो आप डिसाइड कर लें कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आपको जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो मैनेजमेंट आपके पास जो है ऑफकोर्स स्ट्रेटजिक जो आपके पास स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड। बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट है, गवर्नमेंट है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इस टूल्स को यूज़ करती हैं अपनी स्ट्रेटजिक पॉलिसी डिज़ाइन करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सेकंड जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट स्ट्रेटजिक बैलेंस स्कोर कार्ड मैनेजमेंट यूज़ करती है टू अलाइन बिजनेस एक्टिविटी टू द विजन एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास विजन जो है वो क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है कि आपने फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना है, व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आपको अपना कंडीशन कहाँ पे देखनी है। उसी फ्यूचर के लिए आपने अपना मिशन सेट किया हुआ है, अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, गोल सेट किए हैं, आपने अपने आप डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपके पास बैलेंस स्कोर कार्ड है और आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा दैट वेदर योर विजन एंड स्ट्रेटजीज आर अलाइंड और नॉट, ठीक है। ऑफ कोर्स आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि आपको एक मकान बनाना है और मकान आपका एक फाइनल प्रोडक्ट है, आपने ये चीज़ जी बना कर देनी है। उसको बनाने से पहले आप क्या करेंगे, मकान बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन बनाएंगे, उसके ऊपर मटेरियल लगाएंगे, फिर जो भी आपने आर्टिस्टिक वर्क करना है वो आप करेंगे, डिज़ाइन सब ईच एंड एवरीथिंग। तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट है मकान, उसको बनाने से पहले आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करनी है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना फाइनल जो विजन है, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, जो लॉन्ग टर्म उसको अचीव करने के लिए क्या बनाती है, स्ट्रेटजीज बनाती है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प करता है आपको कि वेदर जो आपका जो विजन है उसके साथ जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई हैं, जिन पे आप चल रहे हैं, वो इन लाइन है या नहीं, ठीक है। तो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। अनदर जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इंप्रूव इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन।
आपके पास इंटरनल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करता है और एक्सटर्नल जो है कम्युनिकेशन उसको भी जो है इम्प्रूव करता है। यहाँ पर आपका जो विजन और मिशन स्टेटमेंट, हम इसके बाद नेक्स्ट में इसकी डायग्राम्स आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास कि ये इंटरेक्ट करता है विद द कस्टमर। कस्टमर इज द आउटसाइड एंटिटी, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंटिटी नहीं है, आउटसाइड एंटिटी है। जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपका विजन मिशन जो है वो इन लाइन हो रहा है विद कस्टमर कम्युनिकेशन एज वेल, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इंप्रूव कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। आप इंटरनली भी है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगी, आप अपने कस्टमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आपकी जो है इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो किस तरह से इंप्रूव होगी। तो बैलेंस स्कोर कार्ड अगेन आपको हेल्प करता है इन लाइन करने में आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन को, ठीक है, इन लाइन भी करता है और इसको इंप्रूव भी करता है। जो लास्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक गोल, कि आपके पास जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास है परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस, कि आपके पास परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी। तो स्ट्रेटजिक जो आपके पास बैलेंस स्कोर कार्ड है वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को अगेन मैच करता है किसके साथ, आपके स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। सब स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजिक गोल्स, स्ट्रेटजी बनाई आपने, डिसीजन लिया, आउटकम आई, दैट मस्ट बी लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस। हम इसको थोड़ा आगे थोड़ी बात करेंगे, ये सिर्फ एक कुछ टूल नहीं है मैनेजमेंट का या मेजरमेंट का। हमने बात की कि हमारे पास जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक टूल है, जो कि नॉन फाइनेंशियल जो मेजर्स हैं उनको भी इंक्लूड करता है, ठीक है, किसके साथ, आपके उन फ्रेमवर्क के साथ जहाँ पे सिर्फ जो है फाइनेंशियल मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए गए थे, जो ट्रेडिशनल आपके पास मॉडल्स थे। तो यहाँ पर आपने कहा बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ अ मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट ओनली अ मेजरमेंट सिस्टम। ऑफ कोर्स नेगेट किया गया इस चीज़ को कि इसकी और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू क्लैरिफाई देयर विजन एंड स्ट्रेटजी एंड ट्रांसलेट देम इनटू एक्शन। आपकी स्ट्रेटजी इन लाइन है विजन के नहीं, अगर है तो उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन बनाने में भी आपको बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो हेल्प आउट करेगा। इट प्रोवाइड फीडबैक around both the internal business processes and external outcomes in order to continuously improve strategic performance and results। हमारे पास जो है बैलेंस स्कोर कार्ड सिर्फ आपको जो इंटरनल आपके पास प्रोसेसेस हैं उनको हेल्प नहीं करेगा अचीव करने में या इनलाइन करने में विद योर बिजनेस स्ट्रेटजी, बट जो आपके पास एक्सटर्नल आउटकम आ रही है उसको भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा और उसको इम्प्रूव करेगा, ताकि आप अपने जो स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस है उसको आप जो है वो इम्प्रूव कर सकें। व्हेन फुली डिप्लॉयड, अगर आप इसको तमाम जो भी आपके पास बैलेंस स्कोर कार्ड के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं इनको आप प्रॉपरली जो है उसको आप डिप्लॉय करें, तो आपको पता चलेगा द स्कोर कार्ड, द बैलेंस स्कोर कार्ड ट्रांसफॉर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग फ्रॉम एन एकेडमिक एक्सरसाइज इनटू नर्व सेंटर ऑफ एन एंटरप्राइज। आपको पता चलेगा कि द बैलेंस स्कोर कार्ड है ये आपके पास स्ट्रेटजिक प्लानिंग फ्रॉम एन एकेडमिक एक्सरसाइज टू अ नर्व सेंटर ऑफ एन एंटरप्राइज। आपके पास इसकी कोई एक एक्टिविटी नहीं है कि आप इसको बैठें और प्लान करें, बल्कि ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक नर्व सेंटर ऑफ एन एंटरप्राइज या आपके बैकबोन के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है, कि आपने जो है अपने तमाम जो प्रोसेसेस हैं जो आपके पास विजन और मिशन स्ट्रेटजी है उनके साथ आप उसे लिंक करते हैं और देखते हैं कि वेदर ऑल दीज स्ट्रेटजीज दे आर कनेक्टेड एंड दे आर अलाइनिंग योर विजन, ठीक है, अलाइनमेंट उनकी विजन के साथ है या नहीं। अगर विजन के साथ अलाइनमेंट है तो इट्स मीन कि आप जो है प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो तमाम अगर आपके पास जो एक साइकिल है, जो आपका बिजनेस का साइकिल है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ या उसकी तमाम स्ट्रेटजीज अगर वो लिंक्ड हैं आपके किसके साथ, विजन के साथ, तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर करना आपके पास आसान हो जाएगी। हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है दिस वाज अडैप्टेड फ्रॉम कैफलन एंड नॉर्टन 1996 में उन्होंने ये फ्रेमवर्क दिया था, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ, और फ्रॉम HBR हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आपके पास 1996 के अंदर ही पब्लिश हुआ, पेज नंबर 76 के ऊपर अवेलेबल है। इसको और आप थोड़ा देखें तो आपके पास आपको सारी की सारी साइड्स जो हैं वो नज़र आएंगी। यहाँ पर जो मेजर एरियाज़ हैं, जो कोर एरियाज़ हैं, उनको 4 मेजर्स के बेस पर जो है वो मेजर किया गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास हम अगर देखें तो हमारे पास 4 मेजर एरियाज़ हैं जिनको लिंक किया गया आपकी विजन एंड स्ट्रेटजी के साथ। जो फर्स्ट एरिया वो आपके पास है फाइनेंशियल, सेकंड आपके पास कस्टमर है, फिर आपके पास लर्निंग ग्रोथ है, लर्निंग एंड ग्रोथ, फिर आपके पास है इंटरनल बिजनेस। एक और जो चीज़ में ऑब्जर्व करने वाली जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये है कि आपके पास सारे के सारे जो एरियाज़ हैं
वो इंटरलिंक्ड है। अगर आप यहाँ पर देखें, दिस थिंग इज इंटर दैट फाइनेंशियल इज लिंक्ड विद कस्टमर, फाइनेंशियल इज लिंक्ड विद internal business, then internal business is linked with learning and growth, again learning and growth is linked with the customer। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेंटर में है विजन एंड मिशन, दैट थिंग इज कनेक्टेड विद ऑल दीज मेजर प्रोसेसेस जो आपके पास यहाँ पर थे, उनके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके पास कि आपने हर जो मैयर है, वेदर इट इज फाइनेंशियल, वेदर इट इज कस्टमर, वेदर इज इंटरनल बिजनेस, वेदर इट इज लर्निंग एंड ग्रोथ, इन तमाम चीज़ों को आप 4 क्राइटेरियाज के ऊपर मैयर कर रहे हैं। जो 4 क्राइटेरिया हमारे पास, जो फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल हम देखें, फाइनेंशियल का हमारे पास बेसिस क्या है यहाँ पर, टू सक्सीड फाइनेंशियली हाउ शुड वी अपीयर टू आवर स्टेक होल्डर्स। आपने फाइनेंशियली खुद को किस तरह से जो है वो सामने लाना है, दैट यू शुड दैट हाउ शुड वी अपीयर टू स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फाइनेंशियली आपने सक्सेसफुल होना है और आपकी सक्सेसफुल फाइनेंशियल को जो है वो स्टेक होल्डर्स किस तरह से देखते हैं, तो उसको आप जो है 4 बेसिस के ऊपर मैयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज योर मैयर्स, थर्ड वन इज योर टारगेट एंड द लास्ट वन इज योर इनिशिएटिव्स। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, टू सक्सीड सक्सेसफुली हाउ शुड वी अपीयर टू अवर स्टेक होल्डर, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आंसर करते हैं 4 जो है क्राइटेरिया के ऊपर। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या, आपका ऑब्जेक्टिव है, सेकंड आपके पास मैयर्स हैं, थर्ड आपके पास टारगेट्स हैं एंड लास्ट आपके पास क्या है, इनिशिएटिव्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आपके पास वो स्टेटमेंट हैं कि आप फाइनेंशियली किस तरह से सक्सेसफुल हों। ठीक है, सक्सेसफुली आपने फाइनेंशियली होना है। ठीक है, एंड हाउ योर स्टेक होल्डर्स लुकिंग एट यू, कि आपने फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए आप कौन कौन से जो स्टेप्स हैं, कौन कौन से जो मैयर्स हैं वो आप लेंगे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है वो आपने सेट किए, उन ऑब्जेक्टिव्स की आपने कोई मैयर्स डिफाइन की। हमने कहा था कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो मैयरेबल होने चाहिए। ठीक है, वो क्वान्टिफाइबल होने चाहिए, वो चैलेंजिंग होने चाहिए। ठीक है, अटेनेबल होने चाहिए, जिनको हम जो है वो अचीव भी कर सके। तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, हमने उसकी मैयर्स रखी हैं यहाँ पर, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनकी मैयर्स क्या होंगी, कि वो क्वांटिफाइबल किस तरह से आपके पास होंगे। देन हमने उन क्वांटिफाइबल जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनको अचीव करने के लिए हमने अपने टारगेट सेट किए। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, हमने उसको चंक्स में डिवाइड किया, हमने टारगेट किया कि ये हमारे पास एक्टिविटी होगी तो उससे ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आपने तमाम चीज़ों को इंटरलिंक किया, तमाम प्रोसेसेस को, और एंड आपके पास क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। और जो आपके पास लास्ट इसमें स्टेप है वो आपके पास है इनिशिएटिव्स, कि आपने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए। ठीक है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और फिर एंड पे आपके पास आउटकम क्या आएगी, आपके पास अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो ये हमने फाइनेंशियल को डिस्कस किया। जो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल बिजनेस। इंटरनल बिजनेस में हमारा जो टारगेट है वो हमारे पास क्या है, टू सेटिस्फाई आवर शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर व्हाट बिजनेस प्रोसेसेस मस्ट वी एक्सेल एट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपने सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कस्टमर्स को और शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को। व्हाट बिजनेस प्रोसेसेस वी मस्ट एक्सेल एट, तो हमें कौन कौन से ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिनमें हमें काम करना चाहिए कि हम अपने कस्टमर को एज वेल एज शेयर होल्डर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सके। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक फंक्शन है वो है ही यही कि आपने अपने कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ये आपके पास एंटिटी है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, जो भी आप दे रहे हैं चीज़ें, वो आप अपने कस्टमर के लिए दे रहे हैं। ठीक है, कस्टमर की सर्विसेज आपके पास हैं। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है तो इट्स मीन कि इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द लॉयल्टी। आपका कस्टमर जो है वो लॉयल फील करेगा, इंटरनली मोटिवेटेड फील करेगा और आपके प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करेगा। बट आपने एक और चीज़ भी जो है, आपका जो प्रोसेस है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपने सेटिस्फाई करना अपने शेयर होल्डर्स को। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है और उस पैसे के ऊपर आपका जो है बिजनेस जो है वो चल रहा है। ठीक है, वो आपके पार्टनर्स हैं, वो आपके शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको आपने सेटिस्फाई करना है। उनको सेटिस्फाई करने के तरीके पास आपके पास क्या है कि जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा आपकी सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, सेल्स आपके पास बढ़ेंगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पास, जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आपके पास इंक्रीज होगा। प्रॉफिट बढ़ने का मकसद ये है कि आप जो है अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो क्या करते हैं, एज एन डिविडेंड जो है वो शेयर कर देते हैं विद योर शेयर होल्डर्स। आप अपने शेयर होल्डर के साथ क्या करते हैं कि अपने कमाई का कुछ पोर्शन जो है वो शेयर करते हैं। जो प्रॉफिट आपने अर्न किया हुआ है उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आप क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर के साथ क्या करते हैं, उनको आप शेयर कर देते हैं। तो अगेन दिस थिंग इज वेरी मच प्रॉफिटेबल, कि आप जो कुछ भी करें
कस्टमर को सेटिस्फाई करें, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, आपके सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेंगी, प्रॉफिट ज़्यादा आपके पास आएगा तो आप अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा डिविडेंड दे पाएंगे। जब डिविडेंड अच्छा होगा तो आपके शेयर होल्डर्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो सिक्योर महफूज करेंगे, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा। यहाँ पर एक और बात भी मैं ऐड करता चलूँगी, अगर आपके शेयर होल्डर का ट्रस्ट जो है कंपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर जितना ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका शेयर होल्डर ही वो जो है आपको सोर्स बनेगा वो अमाउंट देने का। तो यहाँ पर आप देखें तो हमने जो हमारे पास ये 4 डिफरेंट प्रोसेसेस थे, इंटरनल जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, इनको हमने जो है देखा और उन्हीं 4 क्राइटेरिया के ऊपर हमने मेजर किया कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज शेयर होल्डर जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करने के लिए हमने कौन कौन से अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी मेजरमेंट्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने कौन कौन से टारगेट सेट कर रखे हैं, ठीक है, एंड इनिशिएटिव्स हमने जो है कौन कौन से लिए हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ को हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें हम क्या देख रहे हैं, टू अचीव आवर विजन हाउ विल वी सस्टेन आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव। ठीक है कि टू अचीव आवर विजन, हमने अपना विजन अचीव करना है जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म हमारे पास 5 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास विजन जो आपके पास होता है विजन 2020, कंट्री की डेवलपमेंट का विजन एक होता है आपके पास, तो 2020 आप 10 साल का बीच में गैप देते हैं, 5 साल का गैप देते हैं। वो जो विजन है वो हमारे पास फ्यूचर की हमारी मंजिल है, ठीक है, वेयर वी वांट टू सी अवर सेल्फ, हमारा फ्यूचर क्या है, हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हाउ विल वी सस्टेन आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव, हमने अपनी जो एबिलिटी है चेंज होने की या इम्प्रूव होने की उसको हमने कितना इंटरनली हम जो है वो स्ट्रेंथन है, कितना हम इंटरनल स्ट्रॉन्ग है कि हम अपने विजन को भी अचीव करें और हम इंटरनल चेंज और इम्प्रूवमेंट को भी जो ईजिली जो है कन्कुलकेट करें। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ कोर्स इंटरनल जब आपको चेंज आती है तो आपके पास क्या होती है, लर्निंग होती है। ठीक है, आप जब भी कुछ चेंज करते हैं तो आपकी चेंज का मकसद मेरे पास ये होता है कि आप जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने पास टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, आप नई टेक्नोलॉजी क्या करते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उस नई टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद आपका क्या होता है, उसका मकसद आपके पास ये होता है कि आपके पास जो प्रोसेस है वो आपके पास इंप्रूव हो जाए, जो आपके पास ओवरऑल कॉस्ट है उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आपके पास और भी बहुत से बेनिफिट आपको जो है वो देगी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके पास वो आपके पास कम होगी। तो आपने जब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज लाते हैं तो चेंज का मकसद आपके पास क्या होता है कि आप अपनी ग्रोथ जो है, मार्केट शेयर जो उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं और कॉस्ट रिडक्शन की फॉर्म में अपने कस्टमर को ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है वो देना चाहते हैं। कस्टमर्स की अगर हम बात करें, हमारे पास जो 4th साइकिल हमारे पास है 4th बॉक्स में, टू अचीव आवर विजन हाउ शुड वी अपीयर टू आवर कस्टमर्स, हमें अपने कस्टमर्स को किस तरह से नज़र आना चाहिए कि हम अपना विजन जो है वो भी हम अचीव कर लें और जो कस्टमर हमारा है वो भी हमारे पास क्या है वो भी इंटैक्ट रहे। कि हमारे पास, मैंने पहले आपसे जो है बताया आपको कि आपके पास जो विजन है वो आपके पास लॉन्ग टर्म होता है और कस्टमर जो है वो रिटेल रखना लॉन्ग टर्म में ये एक मुश्किल काम है। आप अपने कस्टमर को जो है अपने साथ रखने के लिए, लॉन्ग टर्म में उनको साथ रखने के लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन रखना ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और उसमें जो मेन कंट्रीब्यूट करती है वो आपके पास करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी। ये तमाम के तमाम आपके जो 4 प्रोसेसेस हैं दे आर अगेन लिंक्ड विद द विजन एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, विजन एंड स्ट्रेटजी आपने देखा, हमने बात की थी यहाँ पर कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है इसका मकसद ही हमारा ये है कि हमारी जो विजन और स्ट्रेटजी है वेदर दे आर इन लाइन और नॉट। अगर आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, इंटरनल बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो लर्निंग्स एंड ग्रोथ की स्ट्रेटजीज हैं और जो कस्टमर रिटेंशन की आपके पास स्ट्रेटजी आपके पास है, कस्टमर रिटेन रखना, ठीक है, कस्टमर रिटेंशन जो स्ट्रेटजीज हैं वेदर दे आर लिंक्ड विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। और हमने देखा यहाँ पर कि हम जो हैं फ्यूचर में हम कस्टमर्स को कैसा हमें दिखना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को और कस्टमर किस तरह से हमें सेटिस्फाई रखना है, तो वी आर अगेन फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। तो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो हमारे विजन के साथ लिंक करने का ये एक अच्छा टूल है। यहाँ पर आपके पास देखें बैलेंस स्कोर कार्ड हमारे पास है, इट इज अगेन लिंक्ड विद द 4 थिंग्स, फाइनेंशियल, हाउ डू वी अपीयर टू आवर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और शेयर होल्डर्स, इंटरनल, एट व्हाट प्रोसेसेस शुड वी एक्सेल, इंटरनली आप कौन कौन से प्रोसेसेस में जो हैं खुद को इम्प्रूव करें, ठीक है, इनोवेशन,
व्हाट शुड वी लर्न टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है, एंड इट इज लिंक्ड विद द, आपके पास इनोवेशन है ये कंसिस्टेंट चेंज, आप कंसिस्टेंटली चेंज पर बिलीव करते हैं, अपने प्रोसेसेस को, अपने HR प्रोसेसेस को, इंटरनल पॉलिसीज को आप इंप्रूव करते हैं कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग के बाद, ठीक है। दिस थिंग इज कम्स अंडर द इनोवेशन। व्हाट शुड वी लर्न टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, हमें क्या सीखना चाहिए ग्रो करने के लिए और खुद को जो है वो सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। कस्टमर, हाउ डू आवर कस्टमर परसीव अस, ठीक है, हमारे कस्टमर की परसेप्शन हमारे बारे में कैसी हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास बैलेंस स्कोर कार्ड का एक हमने फुल फ्लेज क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया, जो हमने डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स देखे आपके बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर, उनको हम थोड़ा सा और उसके अंदर डिटेल्स ऐड करते हैं। तो हम अगर थोड़ा देखें कि हमारे पास जो इसके प्रोस्पेक्टिव्स हमने देखे थे आपके पास बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर हमारे पास 4 थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था फाइनेंशियल, सेकंड हमने कहा था कस्टमर, थर्ड हमने कहा था इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, एंड लास्ट हमने कहा था आपके पास लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसको हमारे पास लास्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हमने जो है इनोवेशन का नाम दिया था। जो आप जेनेरिक मेजर्स में आपके पास जो आप यूज़ करते हैं अपनी फाइनेंशियल इसको प्रोस्पेक्टिव को मेजर करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो आपके पास जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव है इसको मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हैं रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया था उसका रिटर्न आपको कितना मिला, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिशन आपके पास क्या होती है कि एक प्रोडक्ट के अंदर कोई नया फीचर ऐड करना, तो इकोनॉमिकली आपने जो है कितनी वैल्यू एडिशन की, सेल्स ग्रोथ, आपकी सेल्स ग्रोथ कितनी बढ़ी, कैश फ्लो, आपके कैश फ्लो बढ़ा या कम हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास तमाम के तमाम जो है फाइनेंशियल मेजर्स हैं। यहाँ पर देखें जो आपने विजन था, विजन में आपने किसी पोजीशन में पहुंचना है, ठीक है, आपने फाइनेंशियली भी खुद को जो है विजन में ऐड किया कि फाइनेंशियली हमने इतना साउंड और स्टेबल होना है अगले इतने ईयर के अंदर। तो जो आपकी स्ट्रेटजीज होंगी उसी चीज़ को देख रही होंगी कि हमने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना और हमने इस जगह तक पहुंचना है। फाइनेंशियल स्ट्रांग होने का मकसद ये आपके पास ये है कि जो आपके पास इंटरनली जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास बढ़ें, ठीक है, एसेट्स आपके पास ज़्यादा होंगे, लाइबिलिटीज़ आपके पास कम होंगे, तो इट्स मीन दैट यू आर फाइनेंशियली वेरी मच स्टेबल, ठीक है। आपने ऐसे सोर्सेज जनरेट करते हैं, जनरेट करने हैं जहाँ से आपकी इनकम आना जो है वो शुरू हो जाए, आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो फोकस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेल्स ग्रोथ कितनी हुई, कैश फ्लो आपकी कितनी बड़ी, वैल्यू एडिशन आपके पास, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, आपने प्रोडक्ट तो बनाना है बट इकोनॉमिकली वो कितना वैल्यू एडेड आपके पास जो है प्रोडक्ट है, इसको भी आपने फोकस करना है। कस्टमर की अगर हम बात करेंगे तो कस्टमर के लिए जो हमने जेनेरिक मेजर में रखी हुई हैं वो हमारे पास है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन, एक्विजिशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड अगेन अ मार्केट शेयर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे आपके पास आएगी, जी आप में से बच्चा बताएगा मुझे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप किस तरह से जो है अचीव कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव भी करना है और कस्टमर को जो है वो कमिटेड बनाना है, कस्टमर को आपने लॉयल बनाना है, कस्टमर आपके साथ जो है वो लॉयल रहे। इसका क्या तरीकाकार होगा, क्या हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएं तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, क्या हम प्रोडक्ट की प्राइस कम करें तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, क्या हम नई टेक्नोलॉजी जो है जो इंट्रोड्यूस हुई है उसको हम यूज़ करते हुए अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, ठीक है, तो क्या कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, क्या एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे, ठीक है, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारा फोकस क्यों है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा तो आपके पास रेवेन्यूज जो है वो जनरेट होंगे, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो आपके पास जो स्टेक होल्डर इक्विटी है वो आपके पास बढ़ेगी, शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है थ्रू क्वालिटी, ठीक है, थ्रू प्रोसेस इन्हांसमेंट, थ्रू प्रोडक्ट इन्हांसमेंट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपने सेटिस्फाई करना है, ठीक है, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सर्विसेज, सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अपने पहले क्वेश्चन किया था ये सारी की सारी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपके पास रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को आपने रिटेन रखना है। एक्विजिशन, अगर आप समझते हैं कि एक्विजिशन जो है वो काम आती है तो उसको आप यूज़ करें, ठीक है, एक्विजिशन की तरफ जाएं। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास बढ़ रही है तो इट्स मीन आपके पास कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है।
ये हमारे पास एक और मैयर है, ठीक है। फिर मार्केट शेयर, अगर आप मार्केट शेयर आपके पास बढ़ रहा है, जोग्राफिकली आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अगेन ये मैयर है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके पास सेटिस्फाइड है। इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, हमने इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस को मैयर करना है, ठीक है। इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस में जो हमारे पास मैयर्स हैं उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। इनोवेशन, इनोवेशन आपके पास मैयर ऑफ हाउ वेल द कंपनी आइडेंटिफाइज द कस्टमर फ्यूचर नीड्स। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, उसकी बैक पर बेसिस आपके पास क्या होती है, वो कंपनीज जिनकी कस्टमर सर्विसेज अच्छी होती हैं, जो कि कस्टमर फीडबैक को जो है वो अपने बिजनेस का पार्ट समझती हैं और कस्टमर की फीडबैक को वैल्यू देते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करती हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सजेशंस, तो आपके पास वैल्यू एडिशन का एक जो है कंपोनेंट यहाँ पर आता है। तो इनोवेशन आपके पास यही है कि कंपनी जो है कस्टमर का कितना ख्याल करती हैं और कस्टमर के जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए क्या फ्यूचर प्रोडक्ट्स में उन चीज़ों को प्रोवाइड करती हैं या नहीं प्रोवाइड करती। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशंस, मैयर्स ऑफ द क्वालिटी, साइकिल टाइम एंड आपके मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी, साइकिल टाइम एंड कॉस्ट। प्रोडक्ट जो आपके पास क्वालिटी है, ऑपरेशंस की जो आपके पास क्वालिटी है, जो बिजनेस फंक्शंस हैं उनकी जो क्वालिटी है वो ऑफ कोर्स एक मैयर है आपके पास इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस की। फिर आपके पास साइकिल टाइम, प्रोडक्ट बनने में जो एक प्रॉपर आपके पास जो टाइम लगता है प्रोडक्ट आप रीडर से लेके एंड तक मार्केटिंग होने तक आपके पास जो है वो कहते हैं हमारे पास साइकिल टाइम, एक प्रोडक्ट बनने का जो साइकिल टाइम है। और फिर आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, किस तरह से है, ये ऑलरेडी सब चीज़ आपके पास क्वालिटी की मेजरमेंट, ठीक है, क्वालिटी इन्हांसमेंट, साइकिल टाइम और जो कॉस्ट है, इट ऑल कम्स अंडर द ऑपरेशंस। पोस्ट सेल सर्विसेज, मेजरमेंट ऑफ वारंटी। पोस्ट सेल सर्विसेज, आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दिया, अब उसके बाद जो है जो आप सर्विसेज देते हैं दैट थिंग इज कॉल्ड पोस्ट सेल सर्विसेज, ठीक है। तो उसके बारे में आपकी स्ट्रेटजी क्या है। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ द वारंटी, जो आपके प्रोडक्ट की वारंटी है उसकी मेजरमेंट का तरीकाकार क्या है, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट की वारंटी की जो है वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपके पास है उसकी वारंटी जो है उसका आपने प्रोसीजर क्या बनाया हुआ है, क्या आपकी जो वारंटी है वो क्लेमेबल है, क्या जो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, होलसेलर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वारंटी की जो है प्रोडक्ट की वारंटी के अंदर कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं या नहीं करते। रिपेयर, क्या आपके पास रिपेयर की फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपने वारंटी के अंदर कंडीशंस दी थी। इफ़ दिस आपके पास होता है तो ये प्रोडक्ट रिपेयरेबल है, तो क्या आप जो है रिपेयर करते हैं, आपकी रिपेयर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना आपके रिपेयर के अंदर टाइम लगता है। ये तमाम चीज़ें आपके कस्टमर के साथ लिंक्ड हैं और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस हैं और सेटिस्फेक्शन कस्टमर की यहाँ से भी जो है वो इम्प्रूव होती है आपके पास, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट एंड रिटर्न्स, ट्रीटमेंट ऑफ द डिफेक्ट्स, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप किस तरह से ट्रीट कैसे करते हैं, एंड रिटर्न्स, और फिर आपके जो रिटर्न टाइम है वो आपके पास कितना है। ये आपके पास तमाम इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर आए। लर्निंग एंड ग्रोथ, जो आपके पास लर्निंग एंड ग्रोथ है उसके अंदर जो हमने मेजर्स इंक्लूड किए वो हमारे पास है पीपल, लोग आपके पास जो वर्क कर रहे हैं, आपके पास काम कर रहे हैं, या आपके पास देखें आप यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल मेजर आपके पास, ठीक है। एम्प्लॉय रिटेंशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड मोरल, आपने लोगों को जो है ट्रेन कर रहे हैं, उनको स्किल्स जो है इम्पार्ट कर रहे हैं, उनका मोरल जो है वो कैसा है, उसको आप क्या स्ट्रेटजी, लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या आप यूज़ करेंगे, मोरल एम्प्लॉय हाई रहे। एम्प्लॉय रिटेंशन के बारे में आपकी क्या स्ट्रेटजी है। सिस्टम, मेजर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल रियल टाइम इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़, ठीक है। सिस्टम, measure of the availability of the critical real time information system needed for the front line employee, front time जो इसको भी फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ जो हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो ज़रूरत रहती है आपके पास फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए आपके सिस्टम के लिए क्या मेजर्स आपने यूज़ की। तो ये हमारे पास जो बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स थे, उनको हमने उनकी जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर आपसे शेयर की। हम अब बात करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेटजी मैप का। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम देखकर आप मत घबराएं, इट इज़ वेरी सिंपल डायग्राम। इसको मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रेटजी मैप है
इसका पर्पस आपके पास क्या है, हम क्यों स्ट्रेटजी मैप बनाते हैं, बिजनेस को बिजनेस जो आपके पास स्ट्रेटजी मैप है हम इसको क्यों डिज़ाइन करते हैं, इसको मैं शेयर करता हूँ। इसको थोड़ा सा आपके लिए मैं डिफाइन करते हैं इसको। बिजनेस स्ट्रेटजी मैप इज़ अ लॉजिकल कंप्रिहेंसिव आर्किटेक्चर फॉर डिस्क्राइबिंग स्ट्रेटजी। ये एक लॉजिकल कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, आर्किटेक्चर है अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज स्ट्रेटजी इज लिंक्ड विद द विजन, दैट इज द मेजर पर्पज ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन for designing a balanced scorecard that is the cornerstone for a strategic management system। स्ट्रेटजीज आपको पता चलती हैं कि आपने स्ट्रेटजीज के साथ डिस्क्राइब की हैं, उनकी लिंकेज विद द विजन। ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस जो बैलेंस स्कोर कार्ड है हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। स्ट्रेटजी मैप रिवील्स द कॉज एंड इफेक्ट लिंकेज needed to transform intangible assets into the tangible financial outcome। आपने जो है वो जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं उनको भी आपने फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर उनको भी आपने क्वांटिफाई करना है। ये एक और पर्पज़ है हमारे पास। पर ये कैसे होगा, जब आपने पास कॉज एंड इफेक्ट जो लिंकेज है, ठीक है, एक नॉन इंटेंजिबल एसेट्स को टेंजिबल में कन्वर्ट करना, ये हमारे पास इसके साथ सोर्स है जिसको हम देखेंगे स्ट्रेटजी मैप में। मैं अभी आपको करता हूँ डिस्क्राइब। स्ट्रेटजी मैप इफ डिजाइन करेक्टली मे प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। और एक और इसका जो बेनिफिट आपके पास स्ट्रेटजी मैप का ये है कि अगर ये प्रॉपर्ली डिजाइंड हो, जो लिंकेज हमारे पास स्ट्रेटजी मैप में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वो लिंकेज क्लियरली जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हो और क्रिएट किए गए हों, तो ये आपके पास एक अच्छा सोर्स बन सकता है आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का भी। तो स्ट्रेटजी मैप हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रेटजी जो है डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो आपके पास हैं उनके दरमियान स्ट्रेटजी को डिस्क्राइब करता है। फिर आपके पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको देखते हुए इनटेंजिबल एसेट को टेंजिबल फॉर्म में, टेंजिबल फाइनेंशियल मेजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डायग्राम है। आप ये डायग्राम अगेन अडॉप्टेड फ्रॉम द कैफलन एंड नॉर्टन। इसको आप थोड़ा देखें तो आपके पास जो मैप है वो यहाँ पर हम बात करते हैं चारों प्रोस्पेक्टिव्स की। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव को आप देखें तो आपके पास एंड प्रोडक्ट तो आपके पास क्या, इम्प्रूव्ड शेयर होल्डर वैल्यूज़। इम्प्रूव्ड शेयर होल्डर वैल्यूज़ के लिए जो इनपुट आपके पास आ रही है वो आपके पास दो जगह से आ रही है। एक हमारे पास है रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी। आपकी रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, आपका अगर पास रेवेन्यू आप ग्रो करना चाहते हैं और आप शेयर होल्डर्स की जो डिविडेंड है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी तभी आपके पास उसको डिविडेंड आप ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो आपकी उसकी रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्ट्रेटजी है, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, आपकी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, और फिर आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी है उसको आपने लिंक किया है बिल्ड फ्रेंचाइजेज, इंक्रीज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू बढ़ाएंगे, फ्रेंचाइजेस ज़्यादा देंगे, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ योर रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी। और जो आपके पास प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजी है, इम्प्रूव्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट जो है उसको आप रिड्यूस करें ताकि आपके पास प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो, तो आपके पास ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाए। इम्प्रूव्ड एसेट यूटिलाइजेशन, एसेट यूटिलाइजेशन को आप जो है आपके पास प्रॉपर इम्प्रूव करें। कस्टमर के अंदर जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन के लिए जो आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विस एट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप और इमेजेस, इन तीन चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज एट्रीब्यूट्स के अंदर आप देख रहे हैं प्राइस को, क्वालिटी को, टाइम को, फंक्शनैलिटी ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फिर रिलेशनशिप के अंदर सर्विसेज हैं, वारंटीज हमने बात की, रिलेशनशिप्स हैं, कस्टमर फीडबैक सर्विसेज। ठीक है, इमेज, ब्रांड इमेज जो आपके पास है उसको आपने फिर देखा। इंटरनल पर्सपेक्टिव में आपने देखा बिल्ड द फ्रेंचाइज, इनोवेशन प्रोसेस, फिर आपने इंक्रीज कस्टमर वैल्यू। ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट प्रोसेस आपने किया, अचीव ऑपरेशनल एक्सीलेंस, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। आपके पास एनवायरमेंटल जो है वो सस्टेनेबिलिटी आजकल एक और फैक्टर है, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे वो भी लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर हमने जब बात की तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी आपके पास क्या है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी क्या है, और क्लाइमेट फॉर एक्शन। तो आपने देखा कि आपके पास जितने भी डिफरेंट प्रोसेस हैं ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को इस स्ट्रेटजी मैप को देखते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास इस प्रोसेस में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट सर्विसेज एट्रीब्यूट में आ रही है तो आप देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, क्वालिटी, टाइम, फंक्शनैलिटी में कौन सी चीज़ें जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वो प्रॉब्लम यहाँ से मे भी आपके पास सॉल्व होकर आपको जो है एक अच्छे रिजल्ट जो है वो आउटकम आपके पास देगा।
तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। जो पहला टॉपिक था हमारा वो हमारे पास यही था कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी मैप कैसे बनता है। हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आज का लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज। जो हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं वो हमारे पास कंपनी लेवल के ऊपर वो हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास टॉप लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो आपके बनाते हैं। डिवीजनल लेवल स्ट्रेटजीज आपके पास डिवीजनल प्रेसिडेंट वो बनाते हैं। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शंस हैं उनके हिसाब से डिफरेंट होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बनाएगा, मार्केटिंग अपनी बनाएगा, R&D अपनी बनाएगा, ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन अपनी बनाएगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपनी बनाएगा, मैनेजमेंट अपनी बनाएगा। तो हर डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर आपके पास फंक्शन स्ट्रेटजी डिफरेंट एंड देन द ऑपरेशनल लेवल उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना जो फंक्शनल लेवल बनी थी। प्लांट मैनेजर आपके पास, सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स आपके पास जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के आगे वो आपके पास बनाएंगे। हम अगर स्ट्रेटजीज को देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है। दिस स्ट्रेटजी सीक टू डिटरमिन व्हाट बिजनेस अ कंपनी शुड बी इन और वांट टू बी इन, ठीक है, कंपनी का बिजनेस किस बिजनेस में होना चाहिए। कॉर्पोरेट से डिटरमिन डायरेक्शन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एंड रोल्स दैट ईच बिजनेस यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन विल प्लान इन परसुइंग दैट डायरेक्शन। ओवरऑल स्ट्रेटजी तमाम यूनिट्स के लिए जो है वो कहाँ बनती है, आपके पास जो है वो बनती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जिनका फोकस होता है वो 4 जगह पर आपके पास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन मैनेजमेंट आपके पास है, ठीक है, एक्विजिशन कि हम एक्वायर करें या हमारे पास जो हमारे पास है कि हम जो है जो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी हम वो अडॉप्ट करें या हम जो है वो हम एक्वायर कर लें। हम अभी बात करेंगे हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज है। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे पास जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में जो हमारे पास कंपनी की जो टॉप एग्जीक्यूटिव टीम है वो आपके पास स्ट्रेटजीज बनाती है जो आपके पास लो और सब यूनिट्स को किस तरह से आप कैटर करें। जो आपके पास एरियाज ऑफ फोकस हमारे पास होते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी वो हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। जो 4 आपके पास फोकस्ड एरिया है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइवर्सिफिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर आप जो है एक्विजिशन के ऊपर फोकस करते हैं। देन सेकेंडली आप ये बात करते हैं सिनर्जी बिटवीन द यूनिट्स कि आपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान आपने इंटरलिंकेज बनाना है, सिनर्जी बनानी है, वो आपके पास कैसे होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज कॉर्पोरेट लेवल से इसको डिफाइन करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से जो है वो बढ़ाना है और इंक्रीज करना है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी अप्रूवल और आपने जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जो आपने चीज़ें सारी ऊपर डिस्कस की हैं उनको उसके अप्रूवल जो है वो आपके पास कहाँ पर, वो आपके पास कॉर्पोरेट लेवल पर होता है। यहाँ पर हमारे पास है BCG पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। आप अब क्या चाहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज इसको डिफाइन करती है कि हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं और हमारी करंट पोजीशन क्या है। तो BCG जो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो आपको हेल्प करती है कि आप अपनी करंट पोजीशन को जो है आइडेंटिफाई करें और अपनी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को उस तरह से ही जो है आप बनाएं कि आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें हमारे पास हाई लो एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट हमारे पास एक मैयर है, वो हमारे पास हाई है या लो है। एंड देन हमारे पास जो है हमारे पास एंटिसिपेटेड एक ग्रोथ रेट एक हमारे पास है एंड सेकेंड हमने जो हमारे पास मैयर हमारे पास है मार्केट शेयर। अगर आपके पास एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है तो यू कम अंडर द स्टार ऑर्गेनाइजेशन के आप जो है वो इस वक्त बिल्कुल बूमिंग फेज के ऊपर हैं। आपके पास एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट हाई है लेकिन आपके पास मार्केट शेयर लो है तो यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन मार्क। अगर आपके पास एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट लो है और जो कैश फ्लो है आपके पास, जो आपके पास मार्केट शेयर है वो आपके पास जो है वो आपके पास हाई है, ठीक है। ग्रोथ रेट लो है लेकिन मार्केट शेयर हाई है तो यू कम अंडर द कैश काउज, ठीक है, कि आपके पास ग्रोथ रेट कम है लेकिन मार्केट शेयर आपके पास जो है ज़्यादा है तो कैश काउज आप करंटली जो है वो एक अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर आपके पास एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट भी लो है और मार्केट शेयर वो भी आपके पास लो है तो यू कम अंडर द अंडर द डॉग कैटेगरीज, ठीक है। तो आप अपनी देखें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आपको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं मैनेजर्स कि वो किस पोजीशन किस वक्त है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हमारे पास जो है हाउ डू वी सपोर्ट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ठीक है, हाउ डू वी कम्पीट इन द बिजनेस एरिया। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आर द लो कॉस्ट प्रोसीजर्स आपने आइडेंटिफाई करना है, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का पार्ट है। डिफरेंशिएशन आपने खुद को डिफरेंशिएट करना है दूसरों से। फोकस आपका जो है वो किस तरफ है, टारगेट एरिया आपके पास क्या है, आप कौन से कस्टमर्स को कौन से क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं। यू हैव टू फोकस ऑन योर विजन एंड मिशन, ठीक है। 4 एरिया फोकस जो यहाँ पर हमारे पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हम करते हैं, जनरेट सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज करना है, ऐसा आपने जनरेट करना है, ऐसी यूनिक कैपेबिलिटीज आपने बनानी है जो कि सस्टेनेबल हो आपके पास, ठीक है। डेवलप एंड
nurture valuable capabilities, then you have to respond to the environmental changes, and the last one is approval of functional level strategies। ये हमारे पास चार है, ये बस सिंपल सी एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है। इसको थोड़ा आप देखें तो आपको पता चलेगा आपके पास कि एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक सिंगल बिजनेस है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग आपके पास है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है। तो ये आपके पास अब आपने इन तमाम की जो है ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी थी, इन तमाम के अब आपने जो है वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो है वो आपने बनानी है। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हमारे पास क्या चीज़ है। फंक्शनल लेवल फंक्शनल स्ट्रेटजी जो आंसर करती है दो क्वेश्चंस को, हाउ डू वी सपोर्ट द बिजनेस, के फंक्शन आपके किस तरह से डिफाइंड होंगे आपके जो है बिजनेस को सपोर्ट करें, ठीक है, फंक्शनल बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को सपोर्ट करें। ऑपरेशनल लेवल मीन हाउ डू वी सपोर्ट द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है, तो आपके ऑपरेशंस किस तरह से आपके फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा देखें तो आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में आपके पास मल्टी कॉर्पोरेशन है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में आपके पास बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3, आप बहुत से बिजनेस लाइक यूनिलीवर के एग्जांपल लें, डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट एक अपना बिजनेस लेके आता है, एक अपना मार्केट शेयर है उसका, तो उसके लिए आपको अलग से जो है वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी बिजनेस लेवल। फिर आप देखें तो आपके पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, वो डिपार्टमेंट वाइज, हर बिजनेस का अपना डिपार्टमेंट है और उस वाइज के अगर आपके पास वो प्रोडक्ट हो रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट बिजनेस, अगर आपके पास रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, तो वो हमारे पास कहलाएगा SBU अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस दैट इज इंडिपेंडेंट एंड फॉर्मुलेट्स इट्स ओन स्ट्रेटजी। आपके पास मल्टी बिजनेस है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन। फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 1 है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपके पास क्या है 2 है। आप नीचे देखें आपके पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंपनी 1 है, कंपनी 2, कंपनी 3, देन डिवीजन 1, डिवीजन 2। आपके पास डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हैं उनका अपना डिफरेंट जो है पैटर्न अब आपके पास होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास जो भी बिजनेस यूनिट्स यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर आपके पास उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। आपने बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में जिन क्वेश्चंस को आंसर किया, जो आपके एरिया ऑफ फोकस थे, उसमें हमारे पास क्या था कि डू वी सपोर्ट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, क्या जो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है वो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को जो है वो सपोर्ट करती है या कि नहीं करती। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हमने कहा था कि एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्रोसेसेस, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज को जो है मॉनिटर करता है और ओवरऑल जो आपके पास क्या करता है वो मार्केट शेयर को देखता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक यूनिट को नहीं देखते बल्कि ओवरऑल फुल फ्लैज बिजनेस को जो है वो देख रहा होता है। जबकि आपके पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में आप क्या करते हैं कि आप अपने जो बिजनेस यूनिट्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप एक बिजनेस के तौर पर देखते हैं और उसकी आप जो है प्रॉफिट और उसकी जो है आप विजन मिशन और उसके आप जो प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजीज आप बना रहे हैं मार्केट शेयर के, उसको जो है आप देखते हैं। यहाँ पर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं हाउ डू वी सपोर्ट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, आपकी जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है वो आपने किस तरह से बनाई हैं कि वो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को जो है वो इंटरलिंक हो रही हैं। द सेम थिंग लाइक वी स्टडीड इन द बैलेंस स्कोर कार्ड के जो आपका स्ट्रेटजी है वो आपकी विजन के साथ कितनी इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे आपके बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो कितनी इंटरलिंक्ड है किसके लिए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के साथ। सेकंड क्वेश्चन हमने जो आंसर किया हाउ डू वी कम्पीट इन अ स्पेसिफिक बिजनेस एरिना, आपके पास जो करंट बिजनेस फेज चल रहा है इसके अंदर आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आपकी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, आप किस तरह के प्रोसेसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या आप एक्सटर्नल जो हैं उन फैक्टर्स को देख रहे हैं, क्या आप नई टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो करंट बिजनेस एरिना में आप सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी जो है डिफरेंट मेथड जो है आप यूज़ कर रहे हैं। 3 टाइप बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जो आपके पास हैं, जो बिजनेस लेवल पे आप यूज़ करते हैं स्ट्रेटजीज जो आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लो कॉस्ट प्रोसीजर, कि आप अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको आप किस तरह से लो कॉस्ट बनाएं। अगर आपके पास एक एग्जांपल जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज कोर्स के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ों को आपके पास आसान बनाया, तो लो कॉस्ट प्रोसीजर आपने क्या अडॉप्ट किए। टेक्नोलॉजी हमारे पास एक फैक्टर है जो कि हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं उनको जो है क्या करता है वो लो कॉस्ट प्रोसीजर क्या करता है उनको बनाता है, ठीक है। तो आपने क्या लो कॉस्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, अपने बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप अपनी प्राइस को जो है रिड्यूस कर सकें। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास प्रोडक्ट की जो है वो डिफ्रेंसिएशन है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे अपने कंपटीटर से, तब तक आप मार्केट में क्या है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो आपके प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन ही वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो कम्पिटिटिव एडवांटेज है, कम्पिटिटिव एज है, ठीक है, जो कि आपको मार्केट शेयर गेन करने में जो है वो सपोर्ट करेगा।
एंड पे आपका जो फोकस है, तो फोकस आपका इन 4 चीज़ होने चाहिए। जनरेट सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आप कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हैं उसको आप सस्टेन करें, उसको आपने लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है। सस्टेनेबिलिटी तभी अचीव की जा सकती है जब आप अपने प्रोसेसेस को जो है इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आपके पास जिस तरह हमने कहा था मैनेजमेंट बाय होप, वैसे नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर क्राइटेरिया, आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मेजर्स, आपको सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी ताकि आप अपने कम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कर सकें। कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपने गेन कर लिया है, नाउ यू हैव टू रिटेन, यू हैव टू सस्टेन दैट थिंग, ठीक है। उसके लिए आपने जो है स्ट्रेटजी बनानी है। डेवलप एंड नर्चर वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज़, ऑफ कोर्स जो आपके इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको आपने ज़्यादा इंप्रूव करना है। आपने एम्प्लॉय स्किल को ज़्यादा पॉलिश करना है, ट्रेनिंग ज़्यादा आपने ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। आपने वैल्यू एडिशन के लिए टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट करनी है। आपने अपनी R&D को ज़्यादा जो है सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं, ताकि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो अच्छी तरह से लिंक हो सके आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के साथ। रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, जो आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हैं, उसमें जो फैक्टर एक ऐड किया गया वो हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं उनको भी आपने जो है प्रॉपरली टाइमली जो है उनको आपने सपोर्ट करना है और उनको आपने जो है इंटरलिंक करना है अपने बिजनेस प्रोसेसेस के साथ। तो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कितनी सपोर्टिव है टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल चेंजेस, इसको भी आपका फोकस होना चाहिए। अप्रूवल ऑफ द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो लिंक्ड होती है आपके पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। फंक्शंस आपके पास इंप्लीमेंट होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लाइक जिस तरह हमने यहाँ कहा आपके पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल, ये आपके पास 5 डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे आपने सपोर्ट करनी है। तो आपकी जो फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी है उसकी अप्रूवल, ताकि वो लिंक हो आपके पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के साथ, इसको भी जो है आपने प्रॉपर्ली देखना है। हम अपने आज के लेक्चर का जो है वो रिकैप करेंगे कि समरी हम बताते हैं कि हम आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने बिजनेस बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ा। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में हमने बताया कि इसको कैफ्लॉन और जो नॉर्टन है इन्होंने इनको बनाया, ठीक है, और इनके जो फ्रेमवर्क है ये आपके पास नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं उनको भी इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया आपके पास ट्रेडिशनल जो है फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर। इससे पहले जो आपके पास बिजनेस परफॉर्मेंस मॉडल थे वो सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स को जो थे उनको ही सिर्फ कंसिडर करते थे, जबकि कैफ्लॉन और नॉर्टन ने जो है प्रपोज किया और सजेस्ट किया और एक फ्रेमवर्क दिया कि आप बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं कॉर्पोरेट लेवल पर भी, आपके पास फंक्शनल लेवल पर भी, बिजनेस लेवल पर भी, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं उनमें हमारे पास होगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हम इन हर एक इंटीग्रेशन की हम डेफिनेशन बताएंगे कि ये क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और वो कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस हैं जो कि कंपनीज अडॉप्ट करके जो है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द टाइप ऑफ द स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।